नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडीएमए ऑलवेज डेडिकेटेड टू मीनिंग। आज की क्लास में हम इस एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज में पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक दैट इज न्यूमिस्मैटिक्स, मतलब जिसका मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, कॉइन्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। इससे प्रीवियस क्लास में हमने दो टॉपिक कंप्लीट किए हैं। एक है आर्कियोलॉजी, जिसमें हमने पुरातत्व स्रोत के बारे में देखा था, और उससे दूसरा टॉपिक हमने किया था एपिग्राफी। अब हम ये समझते हैं कि जो पुराने समय से जब हमें उस खुदाई के दौरान जो सिक्के मिले हैं, उन सिक्कों का अब अध्ययन किया गया, क्योंकि हमें संस्कृति को पता लगाना है कि उस समय की उस क्या संस्कृति थी, किस तरह उनका व्यापार था, किस तरह से उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, उसको जानने के लिए हमें वहाँ के सिक्कों का अध्ययन करना पड़ेगा। उन सिक्कों के अध्ययन के दौरान हमें क्या करना है, उस सिक्कों के अध्ययन को बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। और उस सिक्कों के अध्ययन में हमें क्या अध्ययन करना है कि उसमें कौन कौन सी सामग्री का प्रयोग किया गया, किन धातुओं के सिक्के बनाए गए। अब ये समझ सकते हैं कि धातुओं के स्रोतों की पहचान की जाएगी। सपोज करो एक मौर्य काल में एक सिक्का बना है, तो वहाँ पे सोने का सिक्का बना है, तो हम ये समझ सकते हैं कि उस समय सोने की धातु का कितना प्रचलन था, अर्थात वो जो डायनेस्टी थी वो कितनी समृद्ध थी। सिक्कों का आकार क्या था, क्या छोटे सिक्के थे, बड़े सिक्के थे, जिससे उनका पता लग सकता है। उनका निर्माण किस तरह से किया गया, उनकी आकृति क्या थी, मोटाई क्या थी, डिज़ाइन कारीगरी क्या थी, मेट्रोलॉजी क्या थी, उनका वजन क्या था, उनकी संरचना किस तरह थी, उत्पादन की तकनीक क्या थी, क्या उनको टकसाल में बनाया गया, क्या उनको ढाल कर बनाया गया, या उनको मिट्टी के आकार से बनाया गया, किस तरीके से, क्या वो संदेश देना चाहते थे समाज को, क्या वो संदेशात्मक कोई सिक्के थे, क्या वो आपके उसके अनुसार। इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब हम सिक्कों के आधार पर वर्गीकरण और उनका अध्ययन करते हैं, उसको बोला जाता है न्यूमिस्मैटिक्स। अब बात करते हैं पत्थर युग की। पत्थर युग के पास में हमने देखा था पाषाण युगीन में, पाषाण युगीन लोगों के पास में क्या कोई सिक्का मुद्रा नहीं था, तो वहाँ पे क्या चलता था, सबसे पहले बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की हेल्प से ही व्यापार होता था, कि जैसे आपने कुछ उनको गेहूं दे दिए, उन्होंने आपको कुछ सामान दे दिए। ये बार्टर सिस्टम बोलते हैं, कि चीज़ों का अदला बदली करना। मेरे पास में किसी कार्य की किसी चीज़ की अधिकता है, मैंने वो आपको दे दी है। आपके पास में किसी चीज़ की अधिकता है, मैंने उसका आदान प्रदान कर लिया है। दैट इज नोन एज ए बार्टर सिस्टम। चालकोलिथिक एज में क्या हुआ, सिक्कों के बिना भी व्यापार किया गया। किस तरह से किया गया, जैसे हड़प्पा के लोग हैं, बहुत ही व्यापार करते थे, लेकिन कौन से सिस्टम पे करते थे, दे आर वर्क ऑन अ बार्टर सिस्टम। ऋग्वेद, अब हम बात करते हैं ऋग्वेद में। सबसे पहले देखा गया ऋग्वेद में कुछ वर्ड मेंशन है, जैसे निष्क और निष्क ग्रीव, मतलब गोल्ड ऑर्नामेंट्स। और नेक्स्ट है हिरण्यक पिंड। ये क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आते हैं कि निष्क क्या था। निष्क वैदिक काल के सिक्कों को बोला जाता, सोने के आभूषणों को निष्क ग्रीव बोला गया था। और गोल्ड गोलंबज, जो एक सोने की गोलियां होती थी, उनको बोला गया हिरण्यक पिंड। लेकिन उसके बाद में ये एक कोइन नहीं थे, ये कोइन नहीं थे, लेकिन ये बोला गया है कि ये वर्ड यूज किए गए। लेकिन इनका प्रमाणिकता कब सिद्ध हुई, जब लेटर वैदिक में जो टेक्स्ट हमें मिले, उसमें बोले गए निष्क, सुवर्ण एंड जो सतमान थे वो, एंड पद जो थे, ये सारे जो चारों टर्म्स हैं, ये यूज की गई किसके लिए, ये शब्दावली यूज की गई सिक्कों के लिए। दे मे हैव बीन मेटल पीसेस, वो कुछ मेटल पीसेस हो सकते थे जो एक स्पेशल डिफाइन वेट के थे, कि फुल फ्लैश कॉइन थे कि नहीं थे, लेकिन ये तो हमें नहीं कहा जा सकता। बट दे हैव द एक डेफिनाइट वेट, डिफाइंड वेट था, जिसकी वजह से निश्चित वजन के थे, धातु के टुकड़े थे, वो सिक्के हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विकसित नहीं थे। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बात करें, सबसे प्राचीन निश्चित साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य 6 से 5 शताब्दी ईसा पूर्व से जुड़े हुए हैं, जो किसके बारे में बताते थे कि जब उस टाइम में हमारे पास में क्या था, 6 to 5th सेंचुरी BC में क्या था, मगध का उदय हुआ था। मगध का उदय, लेटर वैदिक काल का जो सेकंड पीरियड चल रहा था, उस टाइम की बात चल रही है। मगध का उदय हुआ, नगरीकरण हुआ, विस्तारित व्यापार हुआ, कि वहाँ के उस संदर्भ में हमें पता लगा कि वहाँ के स्रोत मिल रहे हैं कि सिक्के हमारे उस समय पे भारतीय उपमहाद्वीप में अवेलेबल है, उसके सोर्सेस हमें मिले हैं। बौद्ध ग्रंथों की बात करें, अष्टाध्यायी, प्रीवियस क्लास में भी आया था, अष्टाध्यायी किसने लिखी, जरा जस्ट आप मुझे कमेंट करके बताइए। में कहा गया है कि जो कहापन है, कृशापन है, निष्क, सतमान, पाद, विशंतिका, त्रिशंतिका
और सुवर्ण, स्वर्ण जैसे शब्दों का उल्लेख किया है। ये अष्टाध्यायी किसकी है? आपने सही बोला, पाणिनि की है, पाणिनि जी की अष्टाध्यायी। भारतीय सिक्का वजन प्रणालियों की मूल इकाई, जैसे आपने देखा होगा गुंजाबेरी, एक एक ये क्या है, छोटी छोटी एक बीज होते हैं, बीड्स होते हैं, या लाल और ब्लैक किसी भी तरीके हो सकते हैं, जिन्हें हम रत्ती, आपने आज भी सुना होगा गांव में कुछ जगह बोला जाता है, सोने की जो हमारे आभूषण विक्रेता होते हैं वो रत्ती का प्रयोग किए जाते हैं, तोला जिसको बोलते हैं आज के आधुनिक युग में, उस समय उसको रत्ती बोला जाता था। उसका वेट 10 ग्राम के आसपास होता था। गुंजाबेरी। दक्षिण भारत में सिक्कों का मानक वजन सैद्धांतिक रूप से दो प्रकार की फलियां थे, एक थी मंजदी का फल और एक कलुंजी, कलुंजी के बीज थे, कलंजू के बीज थे, उनके आधार पर की जाती। देखो पहले एक मानक बनाए गए, भाई आप आदान प्रदान, सिक्के का मानक जो बनाया गया, वजन कितना होना चाहिए, ऐसे थोड़ी आपने 1 किलो का सिक्का बना दिया, 10 ग्राम का, 20 ग्राम का। तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल रखा कि भाई ये एक बीज है गुंजाबेरी का, इसके अनुसार उसको हम रत्ती का बोलेंगे या रति बोलेंगे। और साउथ इंडिया में मंजदी और कलंजू के बीज हैं, उनके आधार पर उनको मानक बनाया गया, गणना की गई। अगर हम बात करें कि सबसे पुराने सिक्के इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें, तो सबसे पुराने सिक्के थे पंच मार्क कॉइन्स। कौन से थे? पंच मार्क कॉइन्स, जो बेसिकली बने होते थे आइदर सिल्वर के और कुछ कॉपर के। ये कॉइन्स पंच मार्क, अब हम नाम से ही पता लगता है कि 5 मार्क होते थे, इसमें 5 चीजों के मार्क होते थे। अब 2 तरीके के सिक्के होते थे, एक जिनके ऊपर कुछ मार्क्स होते थे, जिनके ऊपर कुछ निशान होते थे, एक जिनमें पंच होता था, मतलब दैट इज होल होता था, जिसमें किसी के अंदर कोई छिद्र होते थे, और कुछ होते थे मार्क। वो 5 मार्क कौन कौन से होते थे? इस तरीके से देते थे जिसमें पौधे, पशु, सूर्य, चक्र, पहाड़, वृक्ष, इन चीजों की उनके ऊपर आकृति मिलती थी। कुछ होते थे जो छिद्रिक होते थे, जिनके अंदर छिद्र किए होते थे, उनको भी बोला जाता था पंचमार्क को। ज्यादा से ज्यादा जो सिक्के होते थे वो बने होते थे चांदी और तांबे के बने होते थे। ये सिक्के अनियमित आकार के थे, लेकिन इनका एक स्टैंडर्डाइज वेट होता था। चांदी के बने होते थे जिस पर अलग अलग चिन्ह होते थे, जैसे सौराष्ट्र में कुबड़ वाला बैल, दक्षिण पांचाल में स्वास्तिक, मगध में आमतौर पर 5 प्रतीक होते थे। मगध के टाइम की बात कर रहे हैं, मगध के टाइम पर जो 5 प्रतीक होते थे वो कौन कौन से थे? आप ध्यान कीजिएगा। पौधे की आकृति होती थी, पशु की आकृति होती थी, सूर्य की होती थी, चक्र की होती थी, पहाड़ की होती थी। पौधे वृक्ष के, है ना। मगध के 5 सिक्के दक्षिण एशिया में सबसे अधिक प्रचलित सिक्के माने गए, क्योंकि मगध जो था उस समय का सबसे आगे कार्य करने वाला, सबसे उत्कृष्ट राज्य उभर के आया था, तो वहां के जो सिक्के थे वो प्रचलित, सबसे अधिक प्रचलित सिक्के माने गए। उत्तर भारत में पंच चिन्हित सिक्कों को उनके भार, उनके 5 चिन्हों की संख्या और प्रकृति और उनके प्रचलन क्षेत्र के आधार पर 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन सी 4 मुख्य श्रेणी होगी? उत्तर पश्चिमा के तक्षशिला गांधार तक, उत्तर पश्चिमा में अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, वहां पे तक्षशिला गांधार प्रकार के होते हैं कुछ सिक्के, जिनमें भारी जो भार है मानक एक पंच, एकल पंच होता था। क्या होता था? एकल पंच। दूसरे होते थे मध्य गंगा घाटी के कौशल प्रकार के, जिनमें अनेक पंच चिन्ह होते थे। एक में हम कहाँ बात कर रहे हैं, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि उत्तर भारत में जो पंच चिन्ह सिक्के होते थे वो कहाँ के होते थे? उत्तर पश्चिम तक्षशिला गांधार प्रकार, और एक होता है कौशल प्रकार मध्य गंगा घाटी वाला। एक हुआ पश्चिम भारत का अवंती, पश्चिम भारत एमपी में अवंती वाला, जिसमें हल्का जो लाइट वेटेड होता था, और उसमें एक होल होता था, मल्टीपल पंच नहीं होता था, सिंगल पंच होता था, स्टैंडर्ड होता था मगध प्रकार के। और फिर चौथा होता था मगध प्रकार का, जो भी लाइट वेटेड होता था, और उसमें लेकिन मल्टीपल होल्स होते थे। सिक्कों के स्वरूप में परिवर्तन सिक्कों से ही पता चलता था कि उस समय का राजनीतिक परिवर्तन कैसे हुआ। ये किस तरीके से पता चलता था? सपोज करो किसी राजा ने कि राजा राज बोल रहा हूँ, किसी राजा ने अपने राजवंश के दौरान कुछ हल्के सिक्के चालू कर दिए, तो उससे समझ में ये आता था कि जिस प्रकार ये हल्के सिक्कों का प्रचलन हुआ है, पहले भारी सिक्कों का प्रचलन हुआ था, तो दैट मीन्स ये जो अर्थव्यवस्था है वो डिक्लाइन हुई है, उनकी अर्थव्यवस्था में कमी आई, उनकी आर्थिक जो उनके पास में जो राजकोषीय था उसमें राजकोष में घाटा आया है। इन सिक्कों के प्रतीकों में क्या क्या मिलता था? हमारी ज्यामितीय आकृति, जैसे पौधे, हम वही बात कर रहे थे, पशु, सूर्य, पहिया, पर्वत, वृक्ष, बहुत सारे वृक्ष एक साथ में लगे हुए हैं रेलिंग में, उनकी शाखाएं हैं, मानव आकृतियां मिली हैं। ये बहुत सारी चीजें हमें सिक्कों पर ज्यामितीय आकृति के साथ साथ में हमें मिलती थी।
ये सिक्के कैसे थे, जो धातु को पिघलाकर मिट्टी या धातु के सांचे में ढालकर बनाए गए। आप यहाँ पे सिक्के देख सकते हैं, ये 5 आकृति भी हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। यहाँ पे हम आकृतियों को देख सकते हैं किस तरह से आकृति दिखाई गई है। तो इस तरह के सिक्के बने थे, जो कैसे बनाए गए, मिट्टी या धातु के सांचे में ढाल के बनाए गए। वास्तव में जो मिट्टी के सांचे हैं वो कई जगह पर पाए गए। मध्य भारत के एरण में एक कांसे का सांचा मिला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मिला, मध्य भारत के एरण में एक कांसे का सांचा मिला हुआ है। अन्य प्रारंभिक भारतीय सिक्कों के बिना अंकित डाई स्ट्राइक सिक्के मिले हैं। अब डाई स्ट्रक सिक्के की बात करते अगर हम बात करें तो मोस्टली ये कॉपर थे, कॉपर कॉइन्स होते थे, ज्यादातर तांबे के बने होते थे। इस तरह के सिक्के होते थे जो तांबे के बने होते थे, और कभी कभार ये चांदी के भी सिक्के पाए गए हैं। अब हम बात करते हैं, ये प्रतीक कुछ पंचमार्क सिक्कों के समान होते थे। धातु की डाई के सिक्के के खाली टुकड़ों पर अंकित किए गए थे, जिन पर आवश्यक डिजाइन सावधानी पूर्वक उकेरे जा सकते थे। ऐसे सिक्कों की ढलाई लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, और ये माना जाता है तक्षशिला और उज्जैन जैसे स्थलों में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। अब तक्षशिला और उज्जैन किसका था, वो मगध के अधीन था। 4वीं शताब्दी में मगध एक अपने चरम सीमा पे था। अब तो उस समय जो मगध कालीन सिक्के हैं वो तक्षशिला और उज्जैन में इस तरह की सिक्कों की ढलाई के हमें साक्ष्य मिले हैं। बहुत ही खूबसूरती से बनाए जाते थे। आमतौर पर गोल होते थे, कुछ हमारे रेक्टेंगुलर होते थे, कुछ हमारे स्क्वायर में भी होते थे, और ज्यादातर किसके थे, चांदी के। उस समय चांदी के सिक्के थे। इनके आगे वाले भाग पे शासक का नाम लिखा रहता था, और उनका नाम भी अंकित होता था, उनका चित्र भी होता था। जैसे हमने समुद्रगुप्त के सिक्के देखे कि समुद्रगुप्त ने जो सिक्के के उस पर वो खुद वीणा बजाते हुए उनके दर्शन उनको दर्शाया गया है। इस तरह से जराकर्ता का नाम लिखा गया। बहुत सारे जो सिक्के होते थे ये अगर देखा जाए द्विभाषी सिक्के होते थे। कौन से होते थे, उन पे उनके आमतौर पर धार्मिक चिन्ह भी होते थे। उन पे क्या होते थे, धार्मिक चिन्ह होते थे, द्विभाषी होते थे। द्विभाषा में कौन कौन सी भाषा थी, यूनानी भाषा होती थी ये तो, ठीक है, एंड उसके बाद में प्राकृत भाषा भी हो सकती थी। इन दोनों भाषाओं के सिक्के हमें मिले थे। मेनांडर और स्ट्रेटो फर्स्ट के सिक्कों पर उन्हें किशोर अवस्था से वृद्धावस्था की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाया गया, जो लंबे शासनकाल का आप समझ सकते हैं। एक किशोर अवस्था में एक सिक्का जारी हुआ, और वो शासक तब तक राज कर रहा था, तब तक उसके मतलब जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ रही थी, उसके लाइफ के फेज आ रहे थे, उसी दौरान उसके सिक्के होते। सपोज करो भाई 25 साल का हो गया तब एक सिक्का जारी कर दिया, 50 साल का हो गया तब एक सिक्का जारी कर दिया, 75 साल का शासक हो गया तब एक सिक्का जारी कर दिया। दैट मीन्स उस राजा ने किस प्रकार से अपने जो शासन काल है उसको दर्शाया। ये शासन काल के संकेत हमें वहीं से मिलते हैं। राजाओं द्वारा संयुक्त रूप से सिक्के भी जारी किए गए जो शासन की प्रथा को दर्शाते थे। सिक्कों के पृष्ठभाग पर आमतौर पर धार्मिक प्रतीक होते थे, जो ये बताते थे कि ये किस धर्म से, रिलीजियस सिंबल होते थे। उसके बाद में कुछ द्विभाषी सिक्के होते थे, द्विलिपि वाले सिक्के भी पाए जाते थे, जिसपे जो ईश्वर था उसका नाम आता था। जैसे कि हमने देखा कि ऑब्जर्व किया कि ग्रीक और पृष्ठभाग में प्राकृत भाषा का आमतौर पर खरोष्टी लिपि का भी यूज किया गया, जिसे ब्राह्मी लिपि का भी उसमें प्रयोग किया गया। इंडो ग्रीक सिक्कों की बात करें हम, अगर इंडो ग्रीक सिक्कों पर आमतौर पर देखा जाए तो कौन से मिलते थे, इंडो ग्रीक कॉइन्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, देखो ये चैप्टर हम ये सारे कॉइन्स हम जब पर्टिकुलर हम डायनेस्टी पढ़ेंगे उसमें भी कवर करेंगे। एक ओवरव्यू दिया जा रहा है। जब हम अभी नेक्स्ट चैप्टर से हम उसके बाद में अगर हम देखें लिटरेसी सोर्स को पढ़ेंगे, लिटरेसी सोर्स की 1-2 क्लास होने के बाद में फिर हम पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक इन एज पे आ जाएंगे, और एक एंशिएंट हिस्ट्री को जैसे लोग पढ़ना शुरू करते हैं ना उसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। बट मेरा पहले इन चीज़ों को पढ़ाने का जो मकसद है वो ये है एकमात्र कि जब हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो हमें एक जनरल आइडिया मिल रहा है कि भाई हमारी एंशिएंट हिस्ट्री किस प्रकार की है। हमने अपनी जो एंशिएंट हिस्ट्री हो को कहाँ से खोजा, एक खुदाई से लेके हमें पता कैसे चला, हमने उसके बाद में उसके लिखित सोर्स को हमने देखा, उसके बाद में एपिग्राफी देखा, देन हम सिक्के देखें, अब हम उसके लिटरेसी सोर्स देखेंगे, देन हम चलेंगे कि अच्छा ये हमारी संस्कृति थी,
अब हम इस संस्कृति को पढ़ते हैं। तो आप डोंट वरी, आप इस चीज़ से भी बेफिक्र रहिए कि ये सिक्के हम पर्टिकुलर शासक के टाइम पे जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके समय पे भी हम इन सिक्कों को अवश्य पढ़ेंगे और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि किस राजा ने कौन से सिक्के जारी किए, किस तरह से किए। ये एक ओवरव्यू लीजिए, इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन के एमसीक्यू आने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। इंडो ग्रीक सिक्कों पर देखा जाए, आमतौर पर जो यूनानी देवी देवता दिखाए जाते थे, जैसे ज्यूस, हरक्यूलिस, अपोलो और पल्लास एथेना, ये क्या है, ये हमारे यूनानी, आपने पता है यूनानी हमारे कब आए थे यहाँ पे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। शुरुआत श्रृंखला में अगर देखा जाए, यूनानी देवताओं की छवि का उपयोग किया गया था सबसे फर्स्ट टाइम, जिसमें बाद में क्या हुआ, उन्हीं को देख के भारतीय देवी देवताओं की छवियां भी थी। इसीलिए ये सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो ईश्वर अथॉरिटी थी उसका भी नाम लिखा है, डेट भी लिखी हुई है। कभी कभी तो राजा करने वाले राजा की भी छवि के बारे में विस्तृत जानकारी होती थी। सिक्के मुख्यतः 2 चीज़ों के, चांदी, तांबे, निकिल, शीशे से बने होते थे। भारत में यूनानी राजाओं ने सिक्के द्विभाषी थे, अभी हमने देखा कि द्विभाषी थे, यूनानी और प्राकृत भाषा में थे, अर्थात आगे की तरफ ग्रीक और पीछे की तरफ में पाली भाषा में। ओहो, आगे की तरफ पे पाली भाषा खरोष्टी लिपि में भी लिखा हुआ था। बाद में अब इंडो ग्रीक, कुषाण, इंडो ग्रीक में हमारे कौन से शासक आते हैं, कुषाण। कुषाण के टाइम पे कुछ सिक्के आए जो देखा जाए कुषाण राजाओं के सिक्के थे, जिन्होंने अपने आप को चिन्हित किया। राजा ने अपने आप को देखा, हेलमेट पहने हुए देखा, अपनी प्रतिमा लगाई, अपने देवी देवताओं की प्रतिमा लगाई, अपने देवी देवताओं की प्रतिमा जिन्होंने लगाई, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लेकिन ये कुछ अक्षर थे जो उन केवल कनिष्क द्वारा जारी किए गए सिक्कों में केवल यूनानी अक्षर ही इस्तेमाल होते थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे कि कनिष्क के द्वारा जो सिक्के जारी किए गए उसके उसमें कौन कौन सी भाषा, हमारी कौन कौन से वर्ड लिखे मिलते थे, तो उसमें कौन से बेसिकली यूनानी अक्षर ही शामिल होते थे। वो अपनी देवताओं, आवक्ष प्रतिमा, दूसरी ओर राजा की, उसके बाद दूसरी ओर मूर्तियां लगाई जाती थी। कनिष्क के सिक्के थे कुषाण वंश के दौरान। उसके बाद हम बात करते हैं शक, प्रतिहार और क्षत्रप के दौरान कौन कौन से सिक्के आए। अगर हम देखा जाए, कुषाण तो 1st से 4th सेंचुरी तक थे, जो बहुत डायनेस्टी थी। उसके बाद में उनके पास में एक मिंट थी जो बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स को यूज़ करते थे। उसके बाद में उन्होंने यूज़ किए लो डिनोमिनेटर वैल्यू, मतलब उसके कम वैल्यू वाले, कम मूल्य वर्ग के कई तांबे के सिक्के भी जारी किए उन्होंने। कुषाण लोगों ने बहुत कम तांबे के सिक्के भी जारी किए, जो मुद्रा की अर्थव्यवस्था के बढ़ते प्रसार का संकेत देता है कि भाई अब मुद्रा बहुत ज्यादा होगी मार्केट में। कुषाण सिक्कों के अग्रभाग पर राजा की छवि हमने बता दी। कई जगह उनकी उपाधि भी मिलती थी, वो किस उपाधि, राजाधिराज उन्होंने लिया, क्या क्या उपाधि उन्होंने ली, उस उपाधि भी अंकित होती थी। पीछे की ओर ब्राह्मण, बौद्ध, यूनानी, रोम और अन्य देवी देवताओं के चित्र मिलते थे, मूर्तियां मिलती थी, और जो पूरी तरह से यूनानी भाषा में होते थे। कुछ मामलों में खरोष्टी लिपि में भी ये सिक्के पाए गए हैं। अब सातवाहन कॉइन्स की बात करें तो सबसे पहले 232 ईसा पूर्व के बाद शुरू हुआ था और 227 ईसा पूर्व तक चला था। ज़्यादा लंबा नहीं, ईस्वी तक चला था। ये लगभग 400 साढ़े 400 साल के आसपास का सातवाहन शासन था, जो हमारा 232 ईसा पूर्व से लेके 227 ईस्वी तक चला था। सातवाहन राजाओं ने अपने सिक्कों के मुख्यतः कहाँ का प्रयोग किया, शीशे का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट, ये लेड कॉइन्स हैं, ये लेड कॉइन्स हमारे हैं। सबसे ज्यादा लेड कॉइन्स किसने जारी किए थे, सातवाहन ने। ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। कुछ चांदी के सिक्के भी थे, लेकिन मुख्य तौर पर उनके लेड के सिक्के। लेड के बाद वे चांदी और तांबे की मिश्रित धातु कौन सा, पोर्टिन। अब क्वेश्चन आ जाता है कि पोर्टिन में कौन कौन से मिले हुए हैं, लेड, वो चांदी और तांबे की मिश्रित धातु है। तांबे के भी अनेक कई प्रकार के सिक्के उपलब्ध। यद्यपि सातवाहन सिक्कों में कोई सौंदर्य, कलात्मक गुण नहीं था, फिर भी वे सातवाहनों के राजवंशीय इतिहास के लिए एक मूल्यवान स्रोत के भांति कार्य करते थे। उन्होंने बताया कि सातवाहन में उसमें बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रक्चरल, वो बहुत रिच नहीं थे, कोई डी शेप्ड था, कोई किस तरह का था, बट उन्होंने हमें बताया कि उनकी संस्कृति क्या थी,
वो किस तरह से उनका राजवंशीय इतिहास क्या था, वो सातवाहन कॉइन्स ने हमें बता दिया। अधिकांश सातवाहन सिक्के की देखा जाए एक और हाथी, घोड़े, सिंह मतलब पशु, चैत्य की आकृति दिखाई देती थी। विहार, चैत्य विहार आपने सुने हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के समय पे कि चैत्य और विहार क्या होते थे। कुछ जहाँ पे शिक्षा ली जाती थी, कुछ रहने का होता था कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने की स्थिति को विहार, जहाँ पे शिक्षा ली जाती थी चैत्य, वो सॉरी रहने के लिए चैत्य और शिक्षा के लिए विहार का प्रयोग किया जाता था। ये एक आकृति बनी होती थी, एक तरह से एक स्ट्रक्चर था। दूसरी ओर उज्जैन का प्रतीक अंकित था, उज्जैन का मिला जो दो रेखाओं के अंत में चार वृत्तों वाला होता था और एक क्रॉस मिला। ये इस तरह से अगर देखा जाए यहाँ पे क्रॉस मिला। प्रयुक्त बोली उस समय पे कौन सी बोली यूज की जाती थी? प्राकृत। हमने प्रीवियस क्लास में भी देखी थी कि किस तरह से जो हमारी भाषा है उसका उदय हुआ, किस तरह से वहाँ लोगों ने अपनी भाषा को इंस्क्रिप्शन पे लिखा था, किस तरह से तमिल में, किस प्राकृत से हमारी संस्कृत कैसे लिखी। आप प्रीवियस क्लास जरूर देखना क्योंकि उसमें हमें समझ में आएगा कि जो हमारी भाषाएं हैं, एपिग्राफिक जो हमारे स्टोन्स मिले हैं, जो एपिग्राफिक सोर्सेज मिले हैं, उसमें हमने कौन कौन सी भाषाएं हमारी प्रयोग में की गई, किस तरह से संस्कृत का उदय हुआ, किस तरह से तमिल का उदय हुआ। चलो अब हम बात करते हैं गुप्त काल के समय पे जो कॉइन्स हुए। गुप्त काल के जो समय पे जो कॉइन्स हुए वो बहुत ही सुंदर ढंग से, आपने देखा होगा गुप्त काल को स्वर्ण काल भी बोला जाता है। तो सबसे पहले वहां पे स्वर्ण सिक्के जब से सबसे सुंदर स्वर्ण सिक्के जारी हुए, दैट मीन समझ सकते हैं आप लोग कि जो गुप्त काल था वो कितना रिच था, अपनी कल्चर में कितना रिच होता था वो। और उन पे कौन सी मिली, कौन सी लैंग्वेज मिली? दैट वाज संस्कृत। उनके ऊपर संस्कृत मिली, संस्कृत में लिखा हुआ मिला। दीनार के नाम से प्रसिद्ध ये सिक्के अधिकतर उत्तर भारत में, अब आप ये वर्ड दोबारा भी सुनेंगे, दीनार। दीनार गुप्त काल में भी सिक्कों को बोला जाता था। बाद में मुगल काल के अब हम बात करेंगे, गुलाम वंश के दौरान किसने इसको पास किया था, इल्तुतमिश वहां पे आएगा। बट दीनार नाम सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था गुप्त काल में। इसके अग्रभाग पर शासक का विभिन्न मुद्राओं में दिखा गया, आमतौर पर युद्ध मुद्राएं। भाई उस समय युद्ध, गुप्त काल ने, गुप्त शासकों ने बहुत युद्ध किए, लेकिन एक मैं जो बात कर रहा था, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम के कुछ सिक्के बहुत ही अलग से रोचककारी सिक्के हैं। उन्होंने खुद को वीणा, एक तार वाला वीणा बजाते हुए दिखाया गया। अब इससे क्या सिद्ध होता है कि वहां पे वो कला प्रेमी थे, कल्चर कितना रिच था, संगीत प्रेमी थे, उनके राज्य में कल्चर कितना इवोल्व हुआ वहां का गुप्त काल के समय पे। इसीलिए तो गुप्त काल को स्वर्ण युग बोला जाता है, क्योंकि हर तरीके से कल्चरली रिच काल जो था वो गुप्त काल था। गुप्त सिक्कों की अगर हम बात करें तो राजाओं की धार्मिक स्तब्धता को दर्शाने वाले धार्मिक प्रतीक उसमें मिले हैं। स्कंदगुप्त के शासन काल में स्वर्ण सिक्के की धात्विक शुद्धता में कमी आई। अब ये देख सकते हैं स्कंदगुप्त के टाइम पे अगर देखा जाए तो उसके बाद में लेटर ऑन द स्कंदगुप्त, लेटर पार्ट जब स्कंदगुप्त का चल रहा था लास्ट डिजाइन का, तो वहां पे डिक्लाइन हुई मेट्रोलॉजी, प्योरिटी ऑफ गोल्ड डिक्लाइन हो गया। दैट मीन्स उनके पास में अर्थव्यवस्था कमी, बहुत सारे युद्ध लड़े, उनको क्षति हुई, उनके पास इतना धन दौलत नहीं बचा। तो जो सिक्के हुए बाद में दे हैव चेंज टू बी चांदी, सिल्वर के कॉइन चेंज हो चुके थे। दैट मीन्स पहले सोने पे चल रहा था सब कुछ, सपोज करो हर किसी के पास में इतनी समृद्धता थी कि सब कुछ सोने के सिक्कों के ऊपर आधारित था। लेकिन उसके देन आफ्टर, उसके बाद में गुप्तों ने जो बाद में क्या किया, चांदी के सिक्के भी जारी कर दिए। उसके बाद में तांबे के सिक्के वहां पे कम मिले, लेकिन चांदी के बाद में कुछ समय कुछ क्षेत्रों में तांबे के सिक्के भी मिले हैं। चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों को उखाड़ फेंकने के बाद ही जारी किए गए। गुप्त स्वर्ण सिक्कों में कई प्रकार की विविधताएं थी। स्वर्ण सिक्के क्या थे, कुछ जगह पे वो बहुत प्योरिटी थी, कुछ जगह पे कुछ, दैट मीन्स वो समझा रहा है किस कालखंड में कितनी प्योरिटी थी, वो कितना समृद्ध था, वो कालखंड कितना समृद्ध था। गुप्त शासकों की अगर हम बात करें तो वहां पे न केवल शेर और बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया, हथियारों की मुद्रा दिखाई गई, वीणा बजाते हुए दिखाया गया, आरामदायक गतिविधियां दिखाई गई। सिक्कों के पीछे देवी लक्ष्मी, दुर्गा, गंगा, गरुड़, कार्तिकेय की छवि भी दिखाई गई। मतलब पूजा पाठ था वहां पे, हिंदू धर्म था। ये सारी चीजें, किसी धर्म का ज्ञान, किसी संस्कृति का ज्ञान, किसी भी कालखंड के दौरान अगर हमें पता चलता है, वो सिक्कों की एक अहम भूमिका रही है वो बताने के लिए कि किस प्रकार कोई भी डायनेस्टी इवोल्व हुई है, क्या उनका धर्म था। अब हम बात करते हैं चेर, चोल और पांड्या के कॉइन्स की। बहुत सिमिलरिटी है। चेर सिक्कों पर बाघ की शिखा, चोल पे अगर हम देखें तो उन पे बाघ की आकृति मिलती थी।
जबकि चोल ताम्रपत्र भी अभिलेख पे भी मोहरों पर बाघ मछली बाघ मिलती थी, और मछली किस पे मिलती थी? पांडी, ये उनके प्रतीक भी होते थे। ये एक क्वेश्चन अभी बनेगा जब हम साउथ इंडियन किंगडम्स पढ़ेंगे कि चोल किंगडम का जो प्रतीक था वो बाघ था। जो चोल किंगडम था, मछली जो किसका प्रतीक थी? वो चोल ताम्रपत्र पे हमें दिखी। धनुष किस पे मिला? चेर पे मिला। पांड्यों पे हमें क्या मिला? ये हम सारी चीजें अलग अलग जैसे जैसे हम ये साउथ इंडियन किंगडम पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे, जो दर्शाता है कि चोल ने इन दिनों राजवंशों पर राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर ली है। मतलब चोल राज्य के जो सिक्के थे वो पूरे के पूरे क्षेत्र में मिले। दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि उस क्षेत्र में चोल राजाओं का प्रभुत्व था। कई सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों पर इन तीनों प्रतीकों का दिखना इस बात का संकेत है कि चोल राजवंश के ये सब सिक्के थे, और उन्होंने वहां पे उस एरिया में, आंध्र प्रदेश के एरिया में, साउथ इंडिया के इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, नल्लोर जिले के जहां भी सोने के सिक्के पर बाघ, धनुष और अन्य बहुत सारे अस्पष्ट चित्र अंकित मिले वहां पे, जिससे ये समझ में आ गया कि इस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जो प्रभुत्व रहा वो चोल शासकों का रहा। भले ही चेर भी रहे वहां पे, जिनके धनुष थे, प्रतीक थे चेर वालों का, बट एक एरिया में देखा गया सबसे अधिकता जो मिली वो चोल शासकों के सिक्कों की मिली, जहां पे उन्होंने पता लगा कि यहाँ पे चोल राजकों का राजवंश जो है वो बहुत ही अधिक पावर में रहा था। इसके अग्रभाग आगे की भाषा में जो तमिल भाषा का प्रयोग किया गया, चोल राजा कुलोतुंग प्रथम की उपाधि में से एक कौन सी थी? सुगुंद सुगुंद सुगंधा वर्तुलुकिलिंगा, सुगंधा सुगंधा विरतारुलिंगा, सुगंधा विरतालुलिंगा, कर कटौती समाप्त करने वाला। ये बहुत थोड़े से टंग ट्विस्टर्स वर्ड हो जाते हैं। वन ऑफ द टाइटल ऑफ चोला किंगडम कोलोतुंगा वन, ये उसका एक टाइटल होता था, उनके रूप में भी उसको दिखाया गया वहां पे, उन सिक्कों पे दिखाया गया। पृष्ठ भाग पर बहुत सारे ऐसे लीजेंड्स दिखाए गए जो इंडिकेट करते हैं उनकी वहां पे कि वहां पे उसकी मिंट टाउन थे, उस टाउन का रिवर्स भाग पे कि उस टाउन वो किस से बना है, कौन सी मिंट से वो उभर के आया। जैसे कांची ने जो बताया गया संभवतः नेल्लूर का संक्षिप्त रूप टकसाल नगरों के नामों से संकेत दे सकती है, मतलब कौन सा कांची में बने। चोल शासन का अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व केवल तांबे के सिक्कों के द्वारा किया जाता है। अब आप समझ सकते हैं, पहले ये सिक्के वही सोने चांदी के थे, अंत में वो तांबे पे आ गए। दैट मीन्स कितना डिक्लाइन हो गया उनकी अर्थव्यवस्था में, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, उसकी अर्थव्यवस्था पे कितना डिक्लाइन हो गया। प्रारंभिक मध्ययुगीन पांड्यों के सिक्के, जिनमें से अधिकांश तांबे के हैं, मुख्यतः श्रीलंका में पाए गए। अब आप समझ सकते हैं कि जो पांड्यों के सिक्के हैं वो श्रीलंका तक फैले गए। दैट मीन्स पांड्य शासकों ने श्रीलंका तक अपना राज्य स्थापित किया था। अब हम बात करते हैं कॉइन का जो सोर्स है एज ए हिस्ट्री में, इसकी क्या योग्यता है और इस तरह से इसमें क्या भूमिका रही है, कॉइन की हमारी हिस्ट्री को समझने में क्या भूमिका रही है, मुख्य तौर पर हम उसकी बात करते हैं। मुद्रा इतिहास से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं कि सिक्कों का उत्पादन कैसे हुआ, उनका प्रचलन क्या था, सिक्कों से जुड़े हुए मौद्रिक मूल्य क्या थे, जारी होने की उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, उनकी मात्रा का विश्लेषण किया जा सकता है। दैट मीन्स जिससे ये समझ में आ सकता है कि वहाँ का व्यापार क्या था, वहाँ का इतिहास क्या था, और सिक्कों पर जो बहुत सारी अंकित जो उसके ऊपर जो इमेज इंफॉर्मेशंस हैं, लैंग्वेजेज है, वो समझने में पता कि वहाँ की लिपि क्या थी उस समय, इतिहास में, भाषाओं में किस प्रकार की लिपि की जानकारी हमें वो मिलता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कुषाण सिक्कों के जब हम बात करें कि उस समय जो दिखता है कि वो उनके व्यापार का संकेत देता है। क्यों देता है? कि बिकॉज उसके टाइम पे वहाँ पे क्या एक नाव बनी हुई है, शिप बने हुए हैं। दैट मीन्स कुषाण के समय पे, सिक्कों के समय, कुषाण के समय पे जो समुद्री व्यापार था वो अधिक था। सातवाहन सिक्कों की बात करें तो कुछ सातवाहन सिक्कों पर भी समुद्री जहाज के दक्षिण में समुद्री व्यापार के महत्व को दर्शाते हैं। अगर ये सातवाहन सिक्के हैं और सातवाहन सिक्कों पर भी बोट दिखाई गई है, दैट मीन्स उन्होंने भी वहां पे व्यापार किया है। और सेम सिक्के रोमन सिक्के भी मिले हैं। दैट मीन्स भारत और रोमन में व्यापार की जानकारी प्रदान करते हैं। देखो सिक्कों से हमारी हिस्ट्री का सोर्स कैसे पता चलता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हमें मुद्रा शास्त्र पढ़ना है, हमें सिक्कों पर रिसर्च करनी है कि हमें उससे भी अपनी हिस्ट्री की जानकारी प्राप्त होती है। सिक्कों के अक्षर
आर्थिक समृद्धि जो हम बात कर रहे हैं बहुत देर से, कि ये बताते लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या थी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या थी उस पर्टिकुलर इरा में, क्या उसके पास कोई फाइनेंशियली कंडीशंस थी एंशियंट टाइम पे, वो सब सिक्कों से पता चलता है। प्रारंभिक भारतीय सिक्कों पर तिथि बहुत कम दिखाई गई, लेकिन लेटर ऑन जो देखा गया क्षत्रप सिक्के थे, जो शक सिक्के थे उस टाइम पे, गुप्त चांदी के सिक्के थे उस टाइम पे, वो राजा के शासन काल को भी बताते रहे हैं। इसका उदाहरण हम लेते हैं, मथुरा के पास में शोक स्थल है एक, कौन सा शोक स्थल है, जहां पर बहुत सारे सिक्के मिले हैं और वहां से लगभग जो देखा गया कि एट कालखंडों के सिक्के मिले हैं। 200 BC से लेके 300 BC के बीच में इंडो ग्रीक किंग आए, जो किंग्स थे उनके लिए वो सारे सिक्के उन्हीं को डेडिकेटेड है। ये वहां से मिले हुए कुछ सिक्के हैं। वो कम से कम वहाँ पे जो देखा गया कि बहुत सारे लॉट ऑफ सिक्के वहाँ पे हमें मिले हैं कालखंड के दौरान, जो हमें ये बताते हैं कि वैरायटी है वहाँ के सिक्कों में। और जिस तरह से वो पूरे के पूरे जो ज़्यादातर सिक्के मिले हैं वो कहाँ के हैं, इंडो ग्रीक राजाओं को पूरी तरह से समझने में उन सिक्कों को जाना जाता है। सिक्कों से हमें क्या पता चला, सिक्कों से हमें पता चला कि पार्थियंस आए थे हमारे पास में, शक आए थे, क्षत्रप, कुषाण, सातवाहन के बारे में हमें सबसे ज़्यादा जानकारी कहाँ से मिलती है, सबसे ज़्यादा अधिक जानकारी मिलती है हमें सिक्कों से। पूर्वी पंजाब से लेके बिहार की सीमा तक 25 से भी अधिक राजाओं के सिक्के हमें मिल चुके हैं, मतलब उस समय पे मिले थे, जिनका नाम मित्र पर ऐसे समाप्त होते हैं। उत्तर और मध्य भारत में विभिन्न भागों में विदिशा, एरण, पव्या, मथुरा आदि में मिले सिक्के उन राजाओं का उल्लेख करते हैं जिनके नाम में नाग आता है, जैसे शिशुनाग, ठीक है। और यहाँ पे मित्र बताते पुष्य मित्र संग। इस तरह से ये बताते हैं कि हमें जो सिक्के मिले हैं इस एरिया की, अगर हम बात करते हैं पंजाब से लेके चलो लेट्स के पंजाब से लेके जो एरिया है, बिहार का एरिया है इधर वाला, यहाँ से पंजाब से बिहार का एरिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा मित्र कौन से इसमें आए थे, पुष्य मित्र सुंग। ये सारे कहाँ पे आए थे, सुंग के टाइम पे आए थे, शक वंश आए थे। और अगर हम देखे जाए विदिशा एमपी वाला एरिया, एरण, विदिशा, मथुरा, ये एमपी यूपी वाला एरिया, वहां पे क्या मिले, नाग उनमें लिखा रहा, शिशु नाग, ठीक है। दैट मीन्स ये यहाँ पे बहुत सारे स्रोतों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। सिक्के प्राचीन राजनीतिक व्यवस्थाओं की भी जानकारी देते हैं। कभी कभी जो सिक्के हैं वो केवल राजाओं के नाम के नहीं, उससे अधिक भी जानकारी बताते हैं, उनकी जीवनी के संबंध में विवरण में जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे गुप्त राजा चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन के बारे में अगर हम बात करें, केवल विशिष्ट जानकारी यहाँ से मिलती है कि उन्होंने लिच्छवी की राजकुमारी से विवाह किया था, और यह विवाह पूरी की पूरी स्मृति, विवाह की जो स्मृति है वो सिक्कों पे जारी हुई थी। और सिक्कों से हमें ये पता प्राप्त लगा कि उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था। सिक्कों ने यह सिद्ध करने में हमारी हेल्प करी है कि चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त के द्वितीय के बीच में रामगुप्त नामक एक गुप्त शासन राजा का शासन काल था, जिसने, और समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के बीच में अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कराया था। ये कहाँ पे मिलता है हमें, ये उन सिक्कों पे जो उस कालखंड के दौरान जो सिक्के जारी हुए, हमें उन सिक्कों के ऊपर ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन मिलती हैं। सिक्कों पर देवताओं का चित्र मिलता है, राजाओं के चित्र मिलते हैं, धार्मिक प्राथमिकताओं के चित्र मिलते हैं, शाही अनुदानों के चित्र मिलते हैं, धार्मिक पंथों के चित्र मिलते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि एट द सेम टाइम व्हाट वाज द हिस्ट्री, उस समय की, उस पर्टिकुलर टाइम की हिस्ट्री क्या थी। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, बलराम और कृष्ण के चित्र हमें 2nd सेंचुरी BCE पे मिल जाते हैं। आई खानोम अफगानिस्तान में इंडो यूनानी राजा अगाथोकलीज के सिक्के पर दिखाई देते हैं। इस क्षेत्र में इन देवताओं और पंथों की लोकप्रियता का महत्व है। इंडिया में हमें मिल रहे हैं बलराम और कृष्ण के सिक्के, कहाँ के, 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व के। अफगानिस्तान में मिल रहे आई खानोम के सिक्के जो बताते हैं इंडो ग्रीक चल रहा था। वहाँ पर राजा अगाथोकलीस के सिक्के मिल रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि उस एरिया में कौन से देवी देवताओं को पूजा जाता था, किन पंथों की लोकप्रिय थी, कौन सा, ये सारी महत्व चल रहा था। अब हम बात करते हैं, जैसे हमने दोबारा से बात करें, कुषाण राजाओं के सिक्कों पर भारतीय, ईरानी और ग्रीक रोमन धार्मिक परंपराओं की विविध आकृतियों का चित्रण था, जो आमतौर पर उनके उदार धार्मिक विचारों को प्रतिबिंब माना जाता है। कुषाण के सिक्के, ये सारे सिक्के कुषाण सिक्के हैं। उस टाइम पे बताया गया कि यहाँ पे इन्होंने इंडो ग्रीक
धार्मिक, भारतीय, ईरानी, सब कुछ इन्होंने यूज किया, लेकिन इससे उनके साम्राज्य में प्रचलित अनेक धार्मिक पंथों और धार्मिक प्रतीकों की विस्तृत श्रृंखला के प्रमाण के रूप में भी पढ़ा जा सकता है, जिनके माध्यम से कुषाणों ने अपनी राजनीतिक शक्ति को वैध बनाने का विकल्प चुना था। आज की क्लास में हमने देखा बेसिकली कि किस तरीके से हमारे सिक्कों का उदय हुआ और हमने सिक्कों की स्टडी की, और न्यूमिस्मैटिक्स यही बोला जाता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, कि किस तरह से प्राचीन काल से जो सिक्के आए थे, समय समय पे जो सिक्के आए, चाहे वो सातवाहन के हो, कुषाणों के हो, शक के हो, पार्चन्स के हो, क्या उनमें लैंग्वेज यूज हुई, किसने वंशावली बताई, किसने वहाँ की धार्मिकता पर प्रभाव डाला। इस तरह से सिक्कों ने एक बहुत बड़ा इतिहास में सिक्कों का एक हेल्प होती है, जो हमारे इतिहास को जानने के लिए, हमारे इतिहास को समझने के लिए एक सिक्का जो है किस कल्चर से मिला है हमारी हेल्प करता है। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की फर्दर क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आपको डाउट्स है आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। और फर्दर अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्लासेज एक अलग से जाए तो आप वो क्लासेस की अपील भी मेरे पास में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप डूइंग।